अनिका ऑफिस के दरवाजे पर पहुंची, तभी उसे अंदर से बलवीर सर की आवाजें आने लगी। ऐसे दोनों कोहनी पर अपना पूरा वजन डालो और फिर पांव ऊपर लो। अपनी पूरी ताकत अपनी कोहनियों पर लगा दो। पूरे शरीर का वजन यहीं पर आना चाहिए। तुम्हारा हर अंग तुम्हारे पूरे शरीर के वजन को उठाने की ताकत रखना चाहिए, तभी तुम फिट कहलाओगे। जैसे ही अनिका ने ऑफिस का दरवाजा खोला, वो देखकर हैरान हो गई। रिया ने अपनी पिंक फ्रॉक बदलकर फिर से लड़कों जैसे ट्रैक पैंट और टी शर्ट पहन लिए थे और बलवीर सर उसे ऑलरेडी मार्शल आर्ट की ट्रेनिंग दे रहे थे। दरवाजे के पास खड़े होकर अनिका दोनों को दूर से ही देखने लगी। बलवीर सर ने आर्यन से कहा, अब जब हमारे बीच ये तय हो चुका है कि तुम मेरे शागिर्द बनोगे, तो एक बात ध्यान रहे, मेरी ट्रेनिंग में डिसिप्लिन के साथ साथ कड़ी मेहनत करनी होगी। ये एक्सरसाइज जो मैंने तुम्हें आज सिखाई है, वो रोज सुबह उठते ही तुम्हें कम से कम आधे घंटे के लिए करनी होगी। एक भी दिन मिस नहीं करना। और सबसे बड़ी बात, मेरी कही हर बात माननी होगी। तुम्हारी माँ की तरह मत बनना आलसी। बलवीर सर के मुंह से ये बात सुनते ही आर्यन ने अपना बैलेंस खो दिया। जमीन पर गिरते ही उसकी नजर दरवाजे पर खड़ी अनिका पर पड़ी। अनिका को इस तरह देखकर आर्यन चौंक गया। बलवीर सर उसे कहने लगे, अरे बंद क्यों कर दिया? अभी तो 30 सेकंड भी नहीं हुए हैं। चलो फिर से अपना पूरा वजन अपनी हाथ की कोहनी के ऊपर डालो, चलो। आर्यन बलवीर सर की बात सुन नहीं पा रहा था, क्योंकि उसकी नजर दरवाजे पर खड़ी अनिका पर थी। आर्यन को लगा आज उसके और रिया के राज पर से पर्दा उठकर रहेगा। आर्यन को पीछे की ओर देखते हुए बलवीर सर ने नोटिस किया। जब उन्होंने पीछे मुड़कर दरवाजे की ओर देखा, तो जो रिएक्शन आर्यन का था, वही एक्सप्रेशन बलवीर सर के चेहरे पर भी आ गए। बलवीर सर अनिका को देखकर अटक अटक कर बोलने लगे, तुम मैं तो बस तुमसे कहने ही वाला था कि इससे पहले कि बलवीर सर आगे कुछ कहते, अनिका ने उनसे कहा, मुझसे कहने की बात छोड़िए, आप पहले मुझे ये बताइए कि आपने रिया को कन्विंस कैसे किया? मैंने तो कभी सोचा भी नहीं था कि रिया को मार्शल आर्ट्स में इतना इंटरेस्ट हो सकता है। अनिका की ये बात सुनकर बलवीर सर ने अपनी अटकी हुई सांसें छोड़ी और अनिका की हाँ में हाँ मिलाते हुए कहा, हाँ बिल्कुल ठीक कह रही हो तुम। बच्चों को कब क्या पसंद आ जाए, ये हम कभी अंदाजा नहीं लगा सकते। अनिका ने आर्यन का गाल पकड़कर कहा, मगर मुझे अंदाजा है, जरूर आपने रिया को चॉकलेट आइसक्रीम या पेस्ट्रीज की लालच दी होगी, तभी वो मान गई। क्यों रिया? अनिका ने आर्यन का कान प्यार से खींचते हुए पूछा, क्या तुम्हें सचमुच मार्शल आर्ट सीखने में इंटरेस्ट है? डरे हुए आर्यन ने अनिका की आंखों में आंखें डालकर कहा, हाँ मॉम, मुझे मार्शल आर्ट सीखना है। ये बात सुनकर अनिका को रिया के बर्ताव को लेकर हैरानी हो गई। वो जानती थी कि रिया को ज्यादा मेहनत वाला काम करने की ना तो आदत थी और ना ही उसे कोई इंटरेस्ट था। इसीलिए रिया का फैसला कंफर्म करने के लिए अनिका ने उसे फिर एक बार पूछा, रिया बेटा, क्या तुम श्योर हो कि तुम मार्शल आर्ट ट्रेनिंग की सारी डिसिप्लिन, सारी एक्सरसाइज और पेनफुल प्रोसेस सह पाओगी? आर्यन ने जवाब देते हुए कहा, हाँ मॉम, मुझे ये हमेशा से करना था। अनिका ने हमेशा रिया को अपनी मर्जी से डिसीजन लेने की आजादी दी थी, इसलिए रिया की इस मांग पर भी उसे ऐतराज नहीं था। अनिका ने बलवीर सर को कहा, ठीक है सर, अगर ये खुद चाहती है कि वो आपकी शिष्य बने तो आई हैव नो ऑब्जेक्शन, मगर आज मुझे कहीं जाना है, मैं इसे लेकर कल सुबह ठीक 7 बजे आ जाऊंगी। ये कहते हुए अनिका ने आर्यन का हाथ पकड़ लिया और उससे कहा, चलो रिया, आज हमें कहीं जाना है, मैं तुम्हें कल यहाँ फिर ड्रॉप कर दूंगी। ये कहकर अनिका आर्यन को लेकर ऑफिस से बाहर निकल गई। बलवीर सर दौड़कर ऑफिस के दरवाजे तक पहुंचे। उन्हें समझ नहीं आ रहा था कि वो अनिका को कैसे रोकें। वो अनिका से ये कैसे कहते कि वो अपनी बेटी की जगह अपने बेटे को ले जा रही थी। इतने में ऑफिस के बाथरूम से रिया दौड़कर बाहर आई और उसने बलवीर सर का कुर्ता खींचते हुए उनसे पूछा, आर्यन कहाँ चला गया बलवीर सर? बलवीर सर उसे कोई जवाब देते उससे पहले रिया की फोन पर एक मैसेज आया। आर्यन ने मैसेज में लिखा था, माँ मुझे रिया समझकर अपने साथ ले जा रही हैं। पापा थोड़ी देर में आकर तुम्हें पिक करेंगे। हम कल कोई प्लान बनाकर फिर से अपनी जगह बदल लेंगे। ये मैसेज पढ़कर रिया एकदम से खुश हो गई। उसने बलवीर अंकल से रिक्वेस्ट की कि वो उसे फिर से हवा में गोल गोल घुमाएं। बलवीर सर, जो इस वक्त टेंशन में थे, उन्होंने रिया को उठाकर गोल गोल घुमाना शुरू किया। रिया हवा में झूमते हुए जोर जोर से गाने लगी, आज मैं फिर अपने पापा से मिलूंगी, आज मैं फिर अपने पापा से मिलूंगी। शाम के 5 बज गए थे। रिया को पता था कि रोहित उसे पिक करने 7 बजे आने वाला था।
सर पर हाथ देकर बैठे बलवीर सर को रिया ने पूछा, अभी तो पापा के आने में 2 घंटे बाकी हैं, तब तक हम क्या करेंगे? क्या आपके पास बार्बी डॉल्स हैं? एक पहलवान के अखाड़े में पहली बार किसी ने बार्बी डॉल की मांग की थी। बलबीर सर ने बिना सोचे ना में अपना सर हिला दिया। रिया ने बलबीर सर से पूछा, फिर क्या हम कोई गेम खेल सकते हैं? बड़ी सख्ती से बलबीर सर ने रिया से कहा, यहाँ मैं तुम्हें मोबाइल गेम खेलने नहीं दूंगा। अगर असली गेम देखना चाहती हो तो चलो बाहर। ये कहकर बलबीर सर रिया को बाहर ट्रेनिंग ग्राउंड में ले गए। ट्रेनिंग ग्राउंड में कई सारे लड़के एक दूसरे के साथ मार्शल आर्ट की प्रैक्टिस कर रहे थे। बलबीर सर ने हवा में हाथ उठाकर प्रैक्टिस रोक दी और ऐलान किया, आज हम एक छोटी सी नॉकआउट फाइट की कंपटीशन खेलेंगे। जो हार गया वो गेम से बाहर और जो जीतेगा वो अगले राउंड में जाएगा। एक के बाद एक स्टूडेंट्स एक दूसरे के सामने आकर फाइट करने लगे। बलबीर सर जो नंबर बुलाते उस तरह लड़के अपनी अपनी पोजीशन लेते और एक एक मिनट में डिसाइड हो जाता कि विनर कौन था। ये फाइट की गेम देखकर रिया बहुत एक्साइट हो गई और हर गेम में कूद कूद कर तालियां बजाने लगी। रिया ने रेसलिंग मैच टीवी पर तो देखी थी, मगर लाइव देखने का ये उसका पहला मौका था। थोड़ी देर बाद बाहर रोहित अपनी गाड़ी से उतरा। रोहित आर्यन को रिसीव करने ट्रेनिंग सेंटर की ओर आगे बढ़ने लगा। रोहित ने सोचा था कि आज वो अपने बेटे को पसीने से भीगा हुआ स्ट्रॉन्ग लड़कों के बीच मिट्टी में ट्रेनिंग लेते हुए देखेगा। अगर इस दरमियान आर्यन को कोई चोट लग गई हो तब भी रोहित को कोई शिकायत नहीं होती, क्योंकि उसे पता था कि अगर आर्यन को एक रफ एंड टफ लड़का बनना है तो थोड़ी बहुत इंजरी होना स्वाभाविक था। मन ही मन रोहित इस बात से भी खुश था कि बलवीर सर के अंडर मार्शल आर्ट की ट्रेनिंग लेकर आर्यन लड़कियों वाली हरकतें करना बंद कर देगा। जैसे ही रोहित ट्रेनिंग ग्राउंड में आया, उसने देखा कि काफी लड़के अपने व्हाइट यूनिफॉर्म में खड़े हुए सेंटर में फाइट कर रहे हैं और लड़कों को चीयर कर रहे थे। बलवीर सर अपने ग्राउंड के ठीक बगल में चेयर पर बैठे थे। फिर अचानक रोहित आर्यन को देखकर हैरान हो गया। रोहित ने देखा कि आर्यन एक प्रिंटेड फ्रॉक पहने हवा में उछल उछल कर फाइटर्स की तारीफ कर रहा था। ये वो देखो बलवीर सर, वो लड़का कितना पावरफुल है। उसकी बाइसेप्स तो बिल्कुल मेरे फेवरेट फिल्म के हीरो जैसी है। वहाँ अनिका आर्यन को लेकर एक फार्मेसी स्टोर में आई। स्टोर में अनिका ने कुछ हर्बल पाउडर लिए और कुछ अलग अलग केमिकल फार्मूला के दवाइयाँ सेलेक्ट की। फिर हर्बल पाउडर को अलग करके उसने काउंटर पर खड़े लड़के से कहा, हर्बल पाउडर का एक पेस्ट तैयार करना है। कौन सा पाउडर किस क्वांटिटी में डालना है वो सब मैं इस चिट्ठी में लिख देती हूँ, और ये सारी दवाइयाँ मैं अभी अपने साथ लेकर जा रही हूँ। काउंटर पर खड़ा लड़का कब से अनिका को बुरी नजर से देख रहा था। अनिका की बातों को सुनकर काउंटर पर खड़े लड़के ने अनिका से पूछा, क्या आप कोई डॉक्टर हैं या फिर कोई मेडिकल प्रोफेशन से ताल्लुक रखती हैं? आपको दवाइयों के बारे में इतना नॉलेज कैसे है? अनिका ने उस लड़के को बिना जवाब दिए 2000 की नोट उसके हाथ में रखते हुए कहा, कीप द चेंज। लड़के ने खुश होकर अनिका को कहा, थैंक यू मैडम, थैंक यू वेरी मच। और ये हर्बल पाउडर का मलहम मैं 2 दिन में तैयार करवा दूंगा। आप चाहो तो मैं आपको होम डिलीवरी भी करवा दूं। अनिका ने स्टोर के काउंटर पर से फार्मेसी का एक कार्ड उठाया और अपने पर्स में रख लिया। जब अनिका फिर से आर्यन को लेकर गाड़ी में बैठने लगी तो आर्यन ने पूछा, मॉम, ये दवाइयाँ किस लिए ली हैं तुमने? अनिका ने आर्यन की बातों का जवाब देते हुए कहा, तुम्हारी नानी माँ के लिए। आर्यन अपनी बड़ी नानी को ना जानता था, ना उसने उन्हें कभी देखा था, मगर कल रात जब उसकी रिया के साथ फोन पर बात हुई थी तब रिया ने उसे ये जरूर कहा था कि वो इस वक्त अपनी बड़ी नानी के घर पर थी, और ये भी कहा था कि नानी माँ देख नहीं सकती। आर्यन ने बड़े ही इनोसेंटली अनिका से पूछा, तो क्या मॉम, दवाई खाने से कोई भी ब्लाइंड इंसान फिर से देखने लग सकता है? आर्यन का ये इनोसेंट सवाल सुनकर अनिका के चेहरे पर स्माइल आ गई। उसने गाड़ी स्टार्ट करते हुए आर्यन को जवाब दिया, नहीं, मगर तुम्हारी बड़ी नानी की आंखें कमजोरी की वजह से अपनी रोशनी खो चुकी हैं। लगता है उनकी आंखों पर बहुत ज्यादा स्ट्रेस पड़ा होगा किसी वक्त, और उसी वजह से उनकी आंखों का विजन चला गया। ऑप्टिकल नर्व डैमेज होने के कारण ऐसा हो सकता है, और अगर हम उनकी ऑप्टिकल नर्व को फिर से स्ट्रॉन्ग बना दें तो हो सकता है बड़ी नानी फिर से देखने लगे। फिर अनिका ने जीपीएस पर मल्होत्रा हाउस का एड्रेस डाला और कार ड्राइव करने लगी। कार लगभग 45 मिनट के बाद मल्होत्रा हाउस में एंटर हुई। अनिका ने देखा कि बंगले के बाहर गार्डन के पास अंजलि मामी बेहद खूबसूरत साड़ी और काफी क्लासी और एलिगेंट ज्वेलरी पहने अनिका का इंतजार कर रही थी। गार्डन के ठीक बगल में बने पार्किंग एरिया में एक बहुत लंबी इंपोर्टेड काली गाड़ी खड़ी थी।
कार पर बना लोगो देखकर अनिका समझ गई थी कि ये गाड़ी जर्मनी से इंपोर्ट की गई थी। जैसे ही अनिका और आर्यन अपनी गाड़ी से बाहर उतरे, अंजलि मामी ने अनिका के कंधे पर हाथ रखकर कहा, बेटा, तुम्हारी शीला मासी तुम्हें मिलने आई हैं। तुम्हारी मासी को जैसे ही पता चला कि तुम घर आई हो, वो फौरन तुमसे मिलने चली आई। नानी माँ के 3 बच्चे थे, 2 बड़ी लड़कियां और सबसे छोटा लड़का यानी किशन मामा। अनिका की माँ स्वाति सबसे बड़ी थी। जैसे ही अंजलि मामी और अनिका घर के अंदर जाने लगे, अंदर से एक औरत की जोर जोर से आवाज आने लगी, अब अचानक इतने सालों बाद आई है? जरूर उसकी माँ की तरह उसके मन में भी कोई खोट होगी। पहले ही कह देती हूँ, इस लड़की से संभल कर रहो। हमें पता नहीं है कि कौन है, कहाँ से आई है, सचमुच स्वाति की बेटी है या कोई और है। ऐसे ही रास्ते चलते किसी को भी उठाकर अपने घर पर ले आए, और फिर इस लड़की की माँ ने क्या किया था हमारे साथ, सब कुछ भूल गए आप सब। अगर इसके चाल चलन भी इसकी माँ जैसे निकले तो फिर से वही जिल्लत का सामना करना पड़ेगा हमें। नानी माँ ने शीला मौसी को जवाब देते हुए कहा, शीला, तुम जो भी कह रही हो जरा सोच समझ कर कहो। तुम स्वाति की बेटी के बारे में बात कर रही हो, और ये मत भूलो अनिका और उसकी बेटी रिया हमारे परिवार का हिस्सा है। शीला मासी ने अपने हाथ सरप्राइज में हवा में उछालते हुए कहा, वाह मम्मी वाह, वेरी नाइस। इतने सालों में भी तुम बदली नहीं। पहले तुम्हें स्वाति मुझसे ज्यादा खूबसूरत और काबिल लगती थी, और आज उसकी बेटी पर मुझसे ज्यादा भरोसा है। स्वाति तो सालों पहले तुम्हें पीठ दिखाकर चली गई, तब तुम्हारे साथ और मल्होत्रा खानदान के साथ मैं खड़ी थी। आज भी मल्होत्रा हाउस को किसी भी मुसीबत से निकलने के लिए किसकी जरूरत पड़ती है? मेरी, शीला की जरूरत पड़ती है, स्वाति की या उसकी बेटी की नहीं। नानी माँ ने अपनी कमजोर आवाज में शीला मासी से कहा, शीला, अपनी बहन के बारे में मेहरबानी करके ऐसी बातें मत करो। शीला मासी ने अपनी आवाज और बढ़ाकर कहा, क्यों ना करूं? याद है ना, इस लड़की की माँ स्वाति ने हमारे खानदान की इज्जत को किस तरह मिट्टी में मिला दिया था। घर छोड़कर भाग गई थी, नाक कटवाकर। तब परिवार के साथ कौन खड़ा था? मैं खड़ी थी माँ। और आज इतने सालों बाद उसकी बेटी फिर आई है, परिवार की इज्जत पर फिर से खतरा है। मैं कह देती हूँ, नजर रखना इस लड़की पर। हमें ना तो इसके चाल चलन के बारे में कुछ पता है और ना ही इसके मकसद के बारे में। अभी शीला मासी का बोलना चल ही रहा था कि अंजलि मामी अनिका और आर्यन को लेकर अंदर आईं। अंजलि मामी ने जानबूझकर खांसते हुए शीला मासी का ध्यान अपनी ओर खींचा। जैसे ही शीला मासी का बोलना रुक गया, अंजलि मामी ने शीला मासी से कहा, शीला, ये है अनिका और ये है उसकी प्यारी सी गुड़िया रिया। अनिका ने शीला मासी को गौर से देखा। शीला मासी की फेशियल फीचर्स किशन मामा से काफी मिलते जुलते थे। उनके कपड़े, ज्वेलरी, पाँव की सैंडल देखकर लगता था कि उनकी पर्सनैलिटी काफी रुबाबदार थी। उनकी उम्र भले ही 55 साल की होगी, मगर दिखने में वो 42-43 साल की लगती थीं। अंजलि मामी जितनी एलिगेंट और क्लासी लगती थीं, उतनी ही क्लासी और एलिगेंट शीला मासी भी थीं। मगर शीला मासी की पर्सनैलिटी में एक बात थी कि अगर वो 1000 लोगों की भीड़ में भी खड़ी हो जाएं, तो सबसे अलग और सबसे रुबाबदार लगेंगी। अंजलि मामी ने आर्यन के कंधे पर हाथ रखकर उसको हल्का आगे धकेलते हुए इशारा किया कि वो जाकर शीला मासी के पांव छुए। आर्यन के हाथों में ट्रेनिंग ग्राउंड की मिट्टी लगी थी। जैसे ही आर्यन ने शीला मासी के पांव छुए, उसके हाथों की मिट्टी शीला मासी के पांव पर पड़ी। इस बात से बेहद गुस्सा होते हुए शीला मासी ने आर्यन को धक्का देते हुए कहा, शी, स्टे अवे फ्रॉम मी, यू डर्टी गर्ल। आर्यन पहले ही शीला मासी की बातों से नाराज था। आर्यन ने बड़े गुस्से से शीला मासी को देखते हुए कहा, आई एम नॉट अ गर्ल। एक लड़की को देखा तो के सारे एपिसोड्स को सुनने के लिए डिस्क्रिप्शन में दी हुई लिंक से डाउनलोड कीजिए पॉकेट FM ऐप।